नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया है। करीब 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए दिखे, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस विधेयक के फायदे गिनाए। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही पीएम मोदी की तारीफ भी की। सर, लोकसभा में राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, उनको भी बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है। सर, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर, तानाशाही रवैये की तरीके से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। सर, उत्तराखंड में कुछ विस्तारों के नाम बदले गए, क्या अभी भविष्य में और नाम बदले जाने की संभावना है? बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वाराहाट विधानसभा के चौखुटिया में मां अग्रेरी देवी के ऐतिहासिक मंदिर में आयोजित चैत्र अष्टमी मेले में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां अग्नेरी का आशीर्वाद लिया तथा पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने नवरात्रि एवं रामनवमी पर्व की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीएम धामी चैत्र अष्टमी मेले में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उनका क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कई घोषणाएं भी की। विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई भी जो है भेदभाव, पक्षपात की नीति पर काम नहीं करते, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और समेकित रूप से नीति माणा से लेकर आज हमारा जो अंतिम क्षेत्र है हमारा आदि कैलाश का, उस क्षेत्र तक हमने विकास को समेकित रूप से करने का संकल्प लिया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिस क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं पहुंचेगी। हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान अवश्य देंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों इस क्षेत्र का समन्वय करने के लिए, यहाँ की इस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मैंने अपने कार्यालय से हमारे अपर सचिव श्री जगदीश चंद्र कांडपाल जी को रात्रि विश्राम के लिए इस क्षेत्र में भेजा था कि सब लोगों से बात करने के बाद, लोगों से जनसंवाद करने के बाद, वहां का अध्ययन करने के बाद आप आइए और एक रिपोर्ट दीजिए भाइयों बहनों। उनमें उन्होंने अपने द्वारा एक रिपोर्ट जो बताई, यहाँ की आवश्यकताएं बताएगी, उनमें से मैं 2 घोषणाएं भी जो इस क्षेत्र की हैं मैं करना चाहता हूं। जैसे कि चौखुटिया व आसपास के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान।
अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर खिलाड़ियों के बीच नजर आए। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कबड्डी खेल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अपने बीच सीएम धामी को खेलता हुआ देख कबड्डी खेल रहे खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे। इस दौरान सबसे पहले सीएम धामी अपने गुरु स्वामी राजेश्वरानंद से मिलने उनके आश्रम गए। नवरात्रि में सीएम धामी ने अपने गुरु स्वामी राजेश्वरानंद का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम धामी उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से आयोजित कबड्डी ऑल युवा स्टार्स चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में पहुंचे। बता दें कि हाल ही में प्रदेश में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। प्रतिभाग करने वाले देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी को रोमांचित करने वाले साथ ही प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जिन टीमों के खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वो इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के रूप में देखेंगे। भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ अपने आप में एक विशिष्ट खेल है। इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य और टीम स्पिरिट भी बहुत आवश्यक होती है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कबड्डी को सम्मान नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार है, परंतु पिछले एक दशक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कबड्डी ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। 2014 से प्रारंभ हुई प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिता के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है, बल्कि कबड्डी को टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता मिली है। इसी प्रकार युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप भी कबड्डी की प्रतियोगिता को एक नया आयाम प्रदान कर रही है। अनेक खिलाड़ियों को एक उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस बार इस चैंपियनशिप का 100 से अधिक देशों में लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए अलग से एक 10 दिवसीय लीग आयोजित कर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का दिखाने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अभी संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा पदक मेडल जीतकर केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। भाजपा जहां इस संशोधन को मुस्लिम हितों के लिए करार दे रही है, वहीं कांग्रेस इसे तुष्टीकरण की राजनीति और वक्फ की संपत्ति पर भाजपा की नजर करार दे रही है। उत्तराखंड भाजपा विधायक विनोद चमोली ने वक्फ संशोधन को लेकर केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की है। चमोली ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इसका भ्रामक प्रचार कर अपने वोट बैंक को साध रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बिल के विरोध में खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा की नजर वक्फ की संपत्ति पर है और वह उसे हड़पने की साजिश कर रही है। नहीं, देखिए, ये राजनीतिक विरोध है, क्योंकि कल मैं स्वयं पूरी डिबेट रात को देख रहा था। लगभग 1:30 बजे तक मैं टीवी पर बैठा रहा। वक्फ और वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
पहले इसको समझना पड़ेगा वक्फ क्या है। वक्फ जो है वो संपत्तियां हैं जो अल्लाह को समर्पित संपत्तियां होती हैं, जिसको मुस्लिम समाज या कोई भी समाज का व्यक्ति अल्लाह को समर्पित मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए देता है और उसका उपयोग मुस्लिमों के धार्मिक और सामाजिक वेलफेयर के लिए होता है। और वक्फ बोर्ड वो है जो कि एक संविधान सम्मत एक बॉडी है जो कि उसका प्रबंधन देखती है। तो हम प्रबंधन को लेकर अमेंडमेंट लाए हैं। ऐसा नहीं कि पहले अमेंडमेंट आया है, पहले भी 2 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, इस बार तीसरी बार ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। उसमें हमने कुछ प्रावधान किए हैं जिस प्रावधान का लाभ मुस्लिम समाज को मिलने जा रहा है। जो मुस्लिम के जो रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक उनकी मान्यताएं हैं, उसमें कहीं भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, सिर्फ उसके प्रबंधन का विषय है। उस प्रबंधन को लेकर हम लोग ये अमेंडमेंट लाए और मैं समझता हूँ इसके कारण कोई मुस्लिम समाज को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आगे चलकर इसका फ़ायदा पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को मिलने जा रहा है। तौर पर राजनीति हो रही है यार, खासकर तो हमारे यहाँ तो कांग्रेस है। कांग्रेस को मालूम है एक बार अगर मुस्लिम समाज हाथ से निकल गया तो वो रसातल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में उनके पास कुछ बचा नहीं है। नहीं, देखिए भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, दुरुपयोग कर रहे होंगे, उनके ऊपर चोट किए जाने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड पर नहीं, वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर सजा दिए जाने की जरूरत है, पेनलाइज किए जाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की भ्रामक बातें की जा रही हैं कि वक्फ बोर्ड में अब महिलाएं भी शामिल होंगी, 2013 के यूपीए गवर्नमेंट में जो संशोधन 56 संशोधन हुए थे, उसके बाद ही महिलाओं के शामिल होने का प्रावधान था। यह कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, और यह भी भ्रामक खबर है क्योंकि हजारों फैसले लंबित हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध में जो लोग गए हुए हैं। और इसके अलावा जो गृह मंत्री ने खड़े होकर सदन के अंदर कहा कि मुसलमान महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की हम पैरवी करते हैं। हिंदू महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है बताएं अमित शाह। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑडिट होगा वक्फ बोर्ड का, और क्यों, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो क्यों डर रहे हो आप लोग ऑडिट से। मैं पूछना चाहती हूं पीएम केयर फंड का ऑडिट कब होगा? क्यों आप नहीं बता रहे हैं कि उसमें दानदाता कौन है और कितना दान अभी तक मिल चुका है? आपने आरटीआई के दायरे से भी उसको बाहर रखा हुआ है। और तो और आप देखिए कि इनके जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया और सदन को यह जानकारी दी कि पूरे देश की 6,40,000 वक्फ संपत्तियां जो हैं वो डिजिटलाइज कर दी गई हैं, और तो और उनकी जीपीएस मैपिंग और जियो टैपिंग हो चुकी है। तो ऐसे में बताया जाए कि जब सब कुछ हो चुका है, और अमित शाह जी के द्वारा यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1913 से 2013 के बीच में 18 लाख एकड़ थी, और वो बढ़कर कई गुना ज्यादा हो गई 2025 में 13 के संशोधन के बाद। तो 13 में तो हम आउटगोइंग गवर्नमेंट थे, आप इनकमिंग गवर्नमेंट थे, तो आपके नाक के नीचे वक्फ बोर्ड ने इतनी संपत्तियां अर्जित कर दी और आप मूक दर्शक बने रहे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें भ्रामक हैं, और ध्रुवीकरण वक्फ बोर्ड की भूमि पर इनकी नजर है और तुष्टीकरण पर इनकी नजर है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। इस बिल को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग की नवनियुक्त उपाध्यक्ष सायरा बानो ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। सायरा बानो ने कहा कि यह बिल समाज की भलाई के लिए लाया गया है। इसके माध्यम से जहां एक तरफ वंचित मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा, वहीं महिलाओं के लिए भी नई दिशा और अवसर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ की जो जमीन कुछ लोगों के कब्जे में थी, अब वहां हॉस्पिटल, शैक्षिक संस्थान और अन्य गतिविधियां चल सकेंगी, जिससे गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा। यह बिल समाज में सुधार लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बोर्ड के बिल को बहुत अच्छे नज़रिए से देखती हूँ। इससे जनहित को फायदा होगा, और हम पहले तो मैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये बिल लेके आए, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। गरीब जो मुसलमान है उसको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें 2 मुस्लिम लड़कियों को रखा जाएगा,
और इसमें जो गरीब जो मुस्लिम लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनको जमीन की उत्तराधिकारी होंगी और उनको इसमें पहले तो खाली पुरुष प्रधान ही उत्तराधिकारी होते थे। अब जो है इसमें महिलाओं को भी उत्तराधिकार दिया गया है और उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। और हमारे जो जमीन थी जिसमें हमारा जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय वंचित था, तो उस पे हॉस्पिटल, शौचालय, कॉलेज वगैरह बनेंगे और उससे हमारे जो मुस्लिम समुदाय है उसको फायदा होगा। और ये मुस्लिम समुदाय के नजरिए से बहुत अच्छा है और इसकी मैं बहुत ही समर्थन करती हूँ और अपने सरकार की बहुत ही आभार व्यक्त। उधम सिंह नगर के बाजपुर में रहने वाली महिला तरन गर्ग ने मिसेज इंडिया का खिताब जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित बीजी मिस एवं मिसेज इंडिया की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे भारत से लगभग 36 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें प्रतिभाग करते हुए तरन गर्ग ने अपने ग्लैमर का जलवा दिखाया और मिसेज इंडिया का खिताब हासिल कर लिया। तरन गर्ग के बाजपुर पहुंचते ही क्षेत्र की महिलाओं एवं समाज सेवी संस्था स्नेह स्पर्श की महिला विंग अध्यक्ष सुनीता टमटा व संयोजक जगतार बाजवा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान गर्ग ने बताया कि शुरुआती दौर से ही अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का सपना उनमें रहा है, जिससे पूरा करने में उनके पति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी तरह आगे भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन करती रहूंगी। ये प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था। ये इवेंट इट वाज हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम 25 to 28। इनकी विनीता श्रीवास्तव जो हैं वो इनकी फाउंडर है। एंड इसका मुझे ऐड देखा था मैंने फेसबुक में स्क्रॉल करते हुए, तो एकदम से मैंने अपने हस्बैंड से मेरा शुरू से सपना रहा है कि इस लाइन में जाने का और ऐसा कुछ करने का जिससे मैं अपनी सिटी का और अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे जैसे पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने बोला अगर तेरा मन है तो कर ले। तो फिर मैंने ऑडिशन दिए और थोड़े दिन बाद मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई और फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली, लाइक ट्रेनिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद हम दिल्ली चले गए फॉर फिनाले। मैडम कौन सा फर्स्ट टाइम था? कौन सा सॉरी कौन सा टाइम था आपके? पहली बार? नो पहले मैं एक बार शादी से पहले मैं मिस कानपुर बन चुकी हूँ। देहरादून मियांवाला नाम परिवर्तन का मुद्दा अब नया मोड़ ले चुका है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद धर्मपुर विधायक विनोद चमोली भी इस मसले पर एक बार फिर स्थानीय विधायक और मेयर से चर्चा कर बात करने की बात कह रहे हैं। विनोद चमोली का मानना है कि वह क्षेत्र नगर निगम का भी क्षेत्र है। सरकार के साथ साथ नगर निगम को भी इस बात का अधिकार होता है कि उनके क्षेत्र में किस जगह का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर किसी नगर निगम क्षेत्र का नाम परिवर्तित होना है तो वह प्रस्ताव नगर निगम की भी बोर्ड बैठक में रखा जाता है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय कोई जल्दबाजी का तो नहीं, यह भी आगे देखने वाली बात होगी। नहीं, इस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और जैसे वहाँ पे नाम परिवर्तित हुआ है तो ऐसा भी नहीं कि कोई गलत नाम रखा गया है, लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि वही नाम होना चाहिए तो अपने जनप्रतिनिधि हमारे पास वहाँ पर माननीय विधायक हैं, उनके माध्यम से माननीय मेयर हैं उस क्षेत्र में, उनके माध्यम से उस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सरकार का विषय भी है तो नगर निगम का विषय भी है, क्योंकि कहीं कभी जो नामकरण होता है सरकार सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम में भी नाम परिवर्तित होते हैं। तो अगर वहाँ पर आपत्ति है तो लोग सामूहिक रूप से अपनी बात कह सकते हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के पास विषय जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी। आगामी 30 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि 4 धाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से हो और सभी तीर्थयात्री धामों में दर्शन के बाद सुरक्षित वापस आ जाएं। इसके लिए
कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाता है। केदारनाथ में शटल सेवा शुरू की जा रही है। चारधाम यात्रा रूट पर 5 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा न करें। वाहनों का भी यात्रा के लिए पंजीयन जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने तीर्थ यात्रियों से कहा कि अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और साथ ही अतिरिक्त किसी के ऊपर दबाव न डालें। परिवहन विभाग उत्तराखंड ने जो आने वाला चारधाम यात्रा 2025 का है, इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोग का प्रयास है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए वाहनों की कोई कमी नहीं हो। वाहन की अगर कोई कमी होती है तो रोडवेज से उसकी पूर्ति करेंगे हम। उसमें भी अगर गाड़ियाँ कुछ कम पड़ जाती हैं तो अन्य जगह जैसे केमू की गाड़ियाँ भी हम लोग मंगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग का प्रयास रहता है कि जो चारधाम यात्रा पर लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित धाम तक पहुँचे और वहाँ से सुरक्षित घरों तक पहुँच जाएं। इसके लिए हम लोग गाड़ियों को चेक करते हैं कि गाड़ियाँ मानक के अनुसार हैं कि नहीं, ज़्यादा गाड़ी में लोग बैठे तो नहीं हैं, ओवरलोडिंग तो नहीं है, रास्ते में रैश ड्राइविंग तो नहीं की जा रही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जगह जगह चेक पोस्ट भी लगाते हैं। हमारी 5 चेक पोस्ट लगने वाली है चारधाम यात्रा के मार्गों पर। शटल सेवा भी हम लोग केदारनाथ में हम लोग चलाते हैं। चेक पोस्ट में गाड़ियाँ चेक होती हैं कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, ज़्यादा सवारी तो नहीं बैठी है। उसके बाद भी यात्रा मार्गों पे हमारी 5-6 टीमें लगी होती हैं, हमारे इंटरसेप्टर दल लगे हुए हैं और इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स भी हैं, बाइक स्क्वाड हैं, वो भी चेक करते हैं कि यात्रा मार्ग पर जो ड्राइवर है गाड़ी सही ढंग से चला रहा है, गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे नहीं हैं, ओवर स्पीडिंग रैश ड्राइविंग नहीं हो रही है, ज़्यादा किराया नहीं लिया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। साथ ही साथ जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाया जाता है। ग्रीन कार्ड वस्तुतः गाड़ियों को एक बार चेक करते हैं कि वो गाड़ियाँ पर्वतीय मार्गों पे चलने योग्य हैं कि नहीं और उनके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं। अगर दोनों चीज़ सही पाया जाता है तो उनको एक ग्रीन कार्ड पेपर फॉर्म में जारी कर दिया जाता है, ऑनलाइन होता है, जिसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी यात्रा पर लोग जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल जाएगी तो उसमें हर एक ट्रिप के लिए ट्रिप कार्ड भी बनता है, वो भी ऑनलाइन बनता है। मेरा आपके माध्यम से यात्रियों से अनुरोध है कि अगर चारधाम यात्रा पर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यात्री पंजीयन जरूर करवाएं। बगैर पंजीयन यात्रा पे जाना अलाउड नहीं है। और अगर कमर्शियल व्हीकल पे जा रहे हैं तो यह देख लें कि गाड़ी सही ढंग से है। ड्राइवर को रास्ते में ज़्यादा फोर्स नहीं करना है लंबे समय तक गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी को वहाँ पार्क करना है जहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और सुरक्षित चारधाम यात्रा करके अपने घर को लौटिए। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।